फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेहंदी किसके नाम की भाग 12। पिछले भाग में आपने पढ़ा, रानी बिना सोचे समझे सूरज के वाड़ की ओर चलती। जैसे ही वह सूरज के वाड़ तक पहुंची, उसके पांव ठिठक से गए। वह वाड़ के दरवाजे के बाहर थी। वह इस समय असमंजस की स्थिति में थी। अब आगे जिस कंडीशन में उसने शोभित के साथ जाने का फैसला सुनाया था और उस समय सूरज के चेहरे का जो एक्सप्रेशन था, जैसे यह उसके सामने घूम सा गया, वह अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी वहां से दो नर्स गुजर रही थी, जिनमें से एक उस समय सूरज के वार्ड में थी। जब सूरज को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा था, वह अपने बराबर में चलने वाली नर्स से कह रही थी, कैप्टन राठौर को सुबह देखे एक पल को लगा जैसे वे रानी का पता नहीं उसने आगे सुना या नहीं, पर अब उसने बेचैनी से जैसे ही वार्ड का दरवाजा खोला कि सूरज को सही सलामत देख उसे समझ न आया कि वह क्या रिएक्ट करे। तो ऐसा ही कुछ हाल सूरज और वरुण का भी था। सूरज जो अब भी बेड पर लेटा हुआ था, उसकी नजरें रानी पर जैसे ठहर सी गई। तो ऐसा ही कुछ हाल रानी का भी था। वह धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए सूरज के पास आने लगी। वरुण उसे देख होले से मुस्कुरा दिया और फिर सूरज को मुस्कुरा कर देखते हुए वहां से चला गया। रानी सूरज के बेड के पास रखे चेयर पर बैठ गई। उसकी पलकें झुकी हुई थी, तो वहीं सूरज की नजरें तो उस पर से हट ही नहीं रही थी। कैसी हो? अचानक ही दोनों एक साथ बोल उठे, जिससे दोनों की नजरें आपस में टकरा गई। अब वहां एक खामोशी सी छा गई थी। दोनों के मन में बातें तो अनगिनत थी, पर जैसे दोनों एक दूसरे से कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। दोनों न जाने किस उलझन में उलझे हुए थे। तुम यूं चली जाओगी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। सूरज जैसे भावुक होकर कह उठा, आप चाहते तो मना कर सकते थे, पर आपने रोका ही नहीं। रानी ने नजरें उठाकर सूरज की आंखों में झांकते हुए कहा, क्या मैं कहता तो तुम रुक जाती? नहीं जाती मुझे छोड़कर। सूरज जैसे अधीरता से हक जताकर बोल उठा, काश यही हक आपने उस समय जताया होता जब मैंने घर की दहलीज के बाहर कदम रखे थे। रानी ने कहा तो सूरज एक पल को खामोश सा हो गया। यूं नो सूरज, आप सब जानते थे, मेरा भी और शोभित का भी, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा, ना ही हक जताया, और शायद आपकी चुप्पी ही वजह बनी मेरे जाने की। रानी ने कहा तो सूरज से जैसे कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। अब नर्स ने उस वार्ड में अपने कदम रखे तो वे दोनों ही कुछ पल को खामोश से हो गए। नर्स ने दवाई सूरज को खिलाई। इस दौरान नर्स सूरज के हाथ को पकड़े हुए थी, तो दूसरे हाथ से उसके सर को भी थाम रखा था। नर्स बीच बीच में सूरज को मुस्कुराकर देखने लगती। रानी जो उस समय वहीं बैठी हुई थी, उसे यह सब देखा ही नहीं जा रहा था। वह घूरकर नर्स को देखने लगी, तो वहीं अब नर्स ने जैसे ही सूरज को दूसरी दवा खिलानी चाहिए, तो रानी ने उसे रोकते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें खिला दूंगी। अब नर्स का ध्यान पहले रानी पर था या नहीं, यह तो कहना मुश्किल होगा, पर अब जैसे ही उसकी नजर रानी पर गई, उसे रानी खुद को घूरते हुए दिख गई। जी आप? नर्स ने रानी को आश्चर्य से देखते हुए कहा। तो रानी बोल उठी, जी मैं मिसेस राठौर, सूरज राठौर की वाइफ। यह सुनते ही अब जैसे ही नर्स की नजरें सूरज पर गई कि सूरज ने अपने कंधे उचका दिए, मानो वह कहना चाह रहा हो, अब है तो है, क्या कर सकता हूँ। इस दौरान रानी की नजरें नर्स और सूरज पर ही थी। अब उस नर्स ने मुस्कुराते हुए रानी को वह दवा दे दी और मुस्कुराकर उन दोनों को अकेला छोड़कर चली गई। सूरज तो उस नर्स को देखकर मुस्कुरा दिया, पर रानी को देख लग रहा था मानो वह चाहती हो नर्स जल्द से जल्द उन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाए। अब जैसे ही नर्स वहां से चली गई कि सूरज ने अपनी आंखों को रानी की आंखों में डालते हुए कहा, तो मिसेस राठौर मेरी दवा। सूरज ने इस दौरान मिसेस राठौर इस तरह कहा कि रानी के गालों में लालिमा छा गई। तो वहीं सूरज ने भी पहली बार रानी को शर्माते हुए देखा। इधर छाया और चाचा चाची तक जैसे ही सूरज के घायल होने की खबर पहुंची, वे तुरंत ही दिल्ली के लिए निकल गए। सूरज के घायल होने की खबर सुन छाया भावुक होती जा रही थी, जिसे चाचा चाची बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहे थे। तो वहीं छाया को लग रहा था उसने अपनी मम्मी पापा को तो नहीं देखा, पर अब वह अपने भाई सूरज को नहीं खोना चाहती। रानी जैसे ही दवाई देकर और सूरज को आराम करने का वह कह जाने लगी कि सूरज ने उसकी कलाई थाम ली। रानी की अचानक ही धड़कनें बढ़ने लगी, साथ ही उसे सूरज की आवाज सुनाई दी, अच्छा प्लान था प्रकाश को मेरे पीछे लगाने का, वैसे तुम्हें शोभित पर शक कब हुआ?
शोभित यह नाम सुनकर जैसे ही रानी पीछे मुड़ी कि उसे सूरज अनगिनत सवालों की बौछार लिए खुद को देखते हुए दिख गया। दिल्ली शहर के बाहर एक जंगल, दिल्ली नगर के बाहर एक जंगल में बने छोटे से घर में एक लड़का अपने दांत पीसते हुए इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था। गुस्सा उसके चेहरे से साफ देखा जा सकता था। वह चहलकदमी कर ही रहा था, तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। अब उस लड़के के साथ कुछ और लोग भी थे। उन्हीं में से किसी ने जाकर दरवाजा खोला और उस छोटे से घर में जलते बल्ब की रोशनी में अभी जो शख्स अंदर आया उसे देख उस लड़के के साथ साथ बाकी सब भी हैरान से रह गए। रानी इस समय सूरज के चेहरे पर अनगिनत सवाल देख पा रही थी। रानी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। ऐसा लग रहा था मानो वह कहना तो चाहती हो पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे। उसे यूं खामोश देख सूरज बोल पड़ा, क्या तुम बताओ कि तुम्हें शोभित पर शक कब और कैसे हुआ? सूरज के ऊंचे स्वर को सुनकर वह अचानक से कांप सी उठी। पहले तो उसे मना करना चाहा, पर जब उसने देखा सूरज के जोर से बोलने के कारण ईसीजी मशीन पर दबाव पड़ रहा है तो उसने पहले तो उसे रिलैक्स रहने के लिए कहा और फिर कहना शुरू किया, आपको पता है सूरज, एक लड़की जब किसी से प्यार करती है तो प्यार को शिद्दत से निभाना चाहती है। मैं भी प्यार करती थी शोभित से और वह प्यार शादी के पवित्र रिश्ते तक आया भी, पर शोभित का यूं चले जाना और आपसे हुई शादी, जैसे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आपकी और मेरी शादी हुई पर मैं आपको दिल से नहीं अपना पा रही थी। बहुत सोचा अपनी शादी को एक मौका दूं, पहल करूं, पर कहते हैं ना, पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता। मैं भी नहीं भूल पा रही थी शोभित को। सूरज जैसे खामोश होकर रानी को सुनता जा रहा था तो रानी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब तक का जितना भी गुबार उसने अपने अंदर छुपा रखा था वह हर कसर पूरी कर देना चाहती हो। रानी के मुंह से आस ही निकली, मुझे न जाने उस दिन क्या हुआ। आपके वापस लौट आने के बाद उस दिन पहली बार आपको सुनना चाहती थी मैं। रानी और सूरज की नजरें अचानक ही टकराई। आपको पता है उस दिन जब आप और छाया पार्टी में चले गए तो मैं कमरे में बेचैनी से चहलकदमी कर ही रही थी कि न जाने मुझे क्या सूझा। उस दिन पहली बार मैंने आपकी साइड की अलमारी देखी और पता नहीं कैसे उसमें रखी एक फाइल पर अचानक ही मेरी नजर चली गई। शायद आप उसे अच्छे से रखना भूल गए थे। रानी के यह कहते ही सूरज को याद आया वह फाइल जिसे वह संभाल कर रखने के लिए लाया था, पर उसे ऐसी कोई जगह नहीं दिख रही थी जहां वह उसे संभाल कर रख सके। पर तभी उसकी नजर अपने अलमारी की साइड में गई। सूरज की साइड वाली अलमारी को कोई हाथ नहीं लगाता था और रानी को उससे कोई मतलब भी नहीं था। यही सोचकर वह जल्दी से उस फाइल को वहीं रखकर निकल गया। उसे क्या पता था रानी इस फाइल को देख लेगी जो शोभित से जुड़ी हुई थी। रानी ने कहना जारी रखा, उस फाइल को देखकर जैसे मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। शोभित जिस पर मुझे विश्वास था उसने न सिर्फ मुझसे बल्कि देश के साथ भी गद्दारी की। और यहाँ तक कि यह कहते कहते रानी भावुक सी हो चुकी थी और यह देख सूरज को समझ में भी नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। फ्लैशबैक में शोभित कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था। उसे कंप्यूटर में जो सबसे ज्यादा पसंद था वह था हैकिंग। आर्मी बैकग्राउंड से होने के नाते उसमें देशभक्ति का जुनून तो था, पर कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यही बात शोभित पर भी लागू होती थी। एक बार हैकिंग के दौरान जब उसकी मुलाकात एक अंडरग्राउंड आतंकवादी से हुई और उसने उसे पैसों के ऑफर दिए तो जैसे शोभित की देशभक्ति धरी की धरी रह गई। और उसने तो छोटे पैमाने पर शुरू की थी, पर कब वह देशद्रोही की राह पर इस कदर निकल आया कि उसे ना फैमिली दिखी और ना ही रानी। इधर उसकी शादी को 2 दिन बचे थे जब अचानक ही उसे पता चला कि आर्मी आतंकवादियों से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करने जा रही है। आर्मी के साथ साथ उसे एक आतंकवादी संगठन से भी बुलावा आया। पहले तो उसने आर्मी की मीटिंग अटेंड की और फिर वह आतंकवादी संगठन को इस बारे में बताने के लिए निकल पड़ा। उसने कुछ बताया भी, पर अफसोस वह और उसके कुछ और दोस्त एक खोजी आर्मी दस्ते के हाथों चढ़ गए। शोभित के दादाजी एक बहुत ही बड़े रिस्पेक्टेड आर्मी ऑफिसर थे, इसलिए जब उन्हें इस बारे में बताया गया तो जैसे शादी वाले वातावरण में गम के बादल छा गए। शोभित के दादाजी जब उससे मिले और शोभित पर उन्होंने सवाल उठाए तो शोभित के चेहरे पर मानो देशद्रोह होने का कोई अफसोस नहीं था। यह देखकर शोभित के दादाजी का मानो दिल टूट ही गया। अब वे घर की ओर जब लौटने लगे तो उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, आखिर जिस रानी को उन्होंने अपने घर की बहू बनने का आशीर्वाद दिया है
और जो शोभित का इंतजार कर रही है। अब वे उसे जाकर क्या कहेंगे। वे यह सोचते हुए घर की ओर जाने लगे तो वहीं जैसे ही वे घर पहुंचे और उन्होंने घर वालों से इस बारे में डिस्कस किया तो वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या करें। पर तभी टेलीफोन की तेज आवाज गूंजी। फोन में मानो ऐसा लग रहा था जैसे शोभित को टॉर्चर किया जा रहा हो सच जानने के लिए। अब भले ही शोभित ने जो भी किया हो, पर था तो वह उनका अपना ही। इससे पहले कि वे कुछ करते, किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि वह यह साबित कर सकता है कि शोभित ने कुछ नहीं किया है, बस उन्हें कुछ पैसे लेकर सह परिवार आना होगा। सह परिवार यह सुनकर उनका माथा ठनका, पर वे जानते थे देशभक्तों के साथ जितना अच्छा व्यवहार किया जाता है उतना ही बुरा देशद्रोह का हाल किया जाता है। चौहान परिवार सह परिवार एक जगह कुछ पैसों को लेकर पहुंचा जहां उन्हें एक शख्स दिखा। अब वे जैसे ही पैसे देकर उसके आश्वासन देने पर शोभित जल्द ही घर आ जाएगा वापस लौट ही रहे थे कि अचानक ही तेज विस्फोट के साथ कार के परछट्टे उठ गए। वहीं यह शख्स भी इन सब में नजर गड़ाए हुए था। अब जैसे उसने कार को उड़ते देखा उसके मुख पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वहीं कुछ दिन बीत गए। शोभित को संगठन ने किसी तरह से आजाद करवा लिया। इधर आजाद होने के बाद जैसे ही शोभित को रानी की शादी और अपनी फैमिली मेंबर्स के दुखद मृत्यु का पता चला, वह जैसे गुस्से से उबड़ पड़ा। तो उसके गुस्से को भड़काने वाला था उसका वह संगठन जिसने उससे कहा कि उसने जब मुंह नहीं खोला तो आर्मी ने धोखे से उसके परिवार को खत्म कर दिया। शोभित ने जो कुछ भी रानी से कहा था वह कुछ तो सत्य था, पर अधिकतर उसने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। वहीं दूसरी ओर आर्मी को लगता रहा शोभित ही वह इंसान है जिसने अपने परिवार तक को खत्म कर दिया, पर इसकी वजह क्या थी यह कभी उन्हें स्पष्ट रूप से पता ही नहीं चल पाया। वहीं रानी ने जो फाइल देखी थी उसमें भी यही लिखा था कि सब शोभित ने ही किया है। रानी को वह समय याद आ गया जब वह शोभित के अपने फैमिली को अपने हाथों से खत्म करने की बात सुनकर आश्चर्य में थी। उसके लिए जैसे यकीन कर पाना मुश्किल था कि शोभित ने ही ये सब किया है, पर यह फाइल झूठी भी तो नहीं हो सकती। उसे समझ में नहीं आ रहा था वह आखिर क्या करे। वह बेड पर धम से बैठ चुकी थी। उसकी आंखें इस समय भाव शून्य थी। रह रहकर उसे ख्याल आता क्या वह सूरज से पूछे, पर कैसे। और यही सब सोच सोचकर वह उस पार्टी में चली गई। पहली बार वह सूरज के इतने करीब थी और जब सूरज ने उसकी कमर पर हाथ रखा तो जैसे वह चाहकर भी मना नहीं कर पाई। घर लौटने पर उसकी नजर जैसे ही शोभित पर गई वह हैरान थी और इसीलिए तो बिना कुछ कहे वह कमरे में आ गई। कमरे का दरवाजा जब खटखटाया गया तो उसने सोचा सूरज होगा। वह उसे पूछेगी जब शोभित ने इतना बड़ा गुनाह किया है तो वह क्यों इस घर में है, पर दरवाजा खोलने पर शोभित को सामने देख उसे कुछ समझ में भी नहीं आया और फिर सूरज का भी उन दोनों को अकेले छोड़ देना देख उसके मन में अनगिनत सवाल छोड़ गया। पर उसे इस समय शौक लगा जब उसने छाया और सूरज की बातें सुनी और यह जानकर कि सूरज उसे चाहता है। उसकी धड़कनें उस समय ठहर सी गई और दोनों के उसे देखने पर उसने अनजान बनने का नाटक किया। रात भर वह सोचती रही क्या उसे सूरज से पूछ लेना चाहिए आखिर शोभित यहाँ क्या कर रहा है, पर उसने खुद ही तो सूरज को कहते सुना था कि वह रानी और शोभित के बीच नहीं आएगा। तो क्या सूरज उसे सच बताएगा, पर अगर उसने नहीं बताया और उसे शोभित के साथ भेज दिया तो वह क्या करेगी। पर रानी खुद भी तो आर्मी ऑफिसर की बेटी थी। उसे पता था सूरज के शोभित के यहाँ लाने और रानी और शोभित को साथ करने के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर है। उसने बहुत सोचा पर उसे पता नहीं चला और इसीलिए उसने दूसरे दिन बिना सोचे समझे कह दिया कि वह शोभित के साथ घर छोड़कर चली जाएगी। उसे ऐसा लगा ऐसा करने पर उसे सूरज सच बता देगा, नहीं तो रोकने की कोशिश जरूर करेगा। पर सूरज ने तो ना तो उसे रोका और ना ही सच बताया और उसने बुझे मन से घर छोड़ दिया। वह जानती थी शोभित का अब कोई नहीं है, इसलिए उसने उससे जब कहा कि वे उसके घर जाएंगे तो वह फौरन मान गया। पर घर का माहौल इतना बिगड़ेगा उसने सोचा ही नहीं था। वो तो अच्छा हो सूरज का जिसने ऐन वक्त पर सब संभाल लिया। इधर कुछ दिनों में ही प्रकाश जिसके चाचा भी आर्मी में थे उनसे सब पता चल गया। रानी पूछना नहीं चाहती थी, फिर भी उसने सोचा चलो देखते हैं आगे शोभित कितना गिर चुका है। और यह सोचकर जब उसने उससे पूछा वह इतने दिन कहाँ था और जब शोभित ने तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया तो वह जैसे अपनी मुट्ठी भींचते ही रह गई। जब पहला ब्लास्ट हुआ तो उसका सीधा शक शोभित पर था।
पर वह उसे कुछ कह नहीं सकती थी। कहाँ तो आगे चलकर उसने सोचा था कि वह शोभित के साथ रहकर कम से कम किसी ब्लास्ट जैसी घटना को अंजाम नहीं देने देगी, पर यहाँ तो ब्लास्ट होते गए। उसके पापा की गिरफ्तारी के समय वह पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी और उसने अपने परिवार को इस कदर टूटते नहीं देखा था। वह बस सोचे जा रही थी, काश एक बार वह सूरज से बात कर लेती और किसी तरह ये सब नहीं हुआ होता। इधर जहां रानी और सूरज असमंजस में थे, तो शोभित को चीफ ने आश्वासन दिया था कि अगर उसने ब्लास्ट होते रहने दिए तो वह उसकी झोली पैसों से भर देगा। साथ ही मिशन पूरा होने के बाद वह सही सलामत उसे कहीं घूमने भी भेज देगा। फिर रानी तो क्या, उस जैसी हजारों मिलेंगी उसे। और शोभित बिल्ला टपकाते हुए आतंकवादी संगठनों का साथ देता रहा। शोभित चाहे जितना गिरा हुआ भी क्यों ना हो, पर वह अपनी फैमिली को बहुत मानता था और यही कारण था जब उसे बताया गया था कि आर्मी जिम्मेदार है उसके परिवार की मृत्यु के लिए, तो उसका कहीं ना कहीं ये भी मोटिव था कि वह अपने परिवार का बदला जरूर लेगा। वर्तमान में शोभित ने जब दरवाजा खोला तो वह आश्चर्य से रह गया, क्योंकि जिसने प्रवेश किया वह कोई और नहीं, स्वयं चीफ था, जो वहां ब्लास्ट के दौरान नजरें बचाकर भाग चुका था। हालांकि उसे चोटें आई थी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।